क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो एज रीजन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई हमें, मेजोरिटी कम्युनिटी यानी बहुसंख्यक जो समुदाय हैं इस डोमिनेंट, वो क्या है, एक तरीके से अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं इन ए फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट, जो कि डेमोक्रेटिक स्टेट है, कुछ राज्यों में जो है बहुसंख्यक समुदाय अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। हमारा रीज़न जो है उसके लिए क्या दिया गया है, डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। जो डोमिनेंस है, जो ये प्रभाव है, ये एक तरीके से देश की राष्ट्र के एकता के लिए जो है एक तरीके से खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सही प्रतीत होती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ एजरेशन एंड रीज़न जो है वो हमारे ट्रू हैं, और जो हमारे रीज़न दिया गया वो किसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मेजोरिटी कम्युनिटी कोई भी बहुसंख्यक समुदाय जो है जब सरकार को ज़्यादा इफेक्ट करने लगे, उसकी पॉलिसीज़ में जो है अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करे, तो किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए जो है ये एक राष्ट्र की एकता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इससे अल्पसंख्यक समुदाय के मन में जो है कहीं ना कहीं भय की, आशंका की जो भावना जो है वो उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए जो है रीज़न और जो स्टेटमेंट दिए गए वो हमारी करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, जिसमें फर्स्ट है हमारी स्टेटमेंट, पावर शेयरिंग इज़ गुड, यानी कि जो सत्ता का हस्तांतरण है, वो शक्तियों का बंटवारा जो है वो एक तरीके से अच्छा माना जाता है। रीज़न हमें क्या दिया गया है, इट हेल्प्स, ये मदद करता है टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटीज़, किस प्रकार की संभावना को कम करने के लिए, टू ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, जो हमारे सामाजिक झगड़े, जो विवाद होने की संभावना है, उसके लिए जो है ये जो पावर शेयरिंग है वो क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जो रीज़न है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। इसमें हमें करेक्ट पेयर जो है वो बनाने हैं। सबसे जो फर्स्ट दिया गया हमारा रशिया, जो कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसके अंतर्गत बताया गया है। चाइना को फेडरल बताया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। चाइना में कैसी सरकार है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, ना कि फेडरल। और कनाडा में जो है वो भी यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था इसके अंतर्गत दिखाई गई है, जबकि कनाडा में कैसे शासन व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन जो है एक तरीके से गलत हो जाते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना जो है वहाँ पर कैसी शासन प्रणाली है, फेडरल सिस्टम है, फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पर पाई जाती हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें बताया गया है द डिस्ट्रिक्ट बिटवीन सिंगलीज एंड तमिल कम्युनिटीज़ टर्न इनटू ए वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका के बीच जो समुदाय हैं, सिंघली और तमिल समुदाय, इनके बीच जो विवाद जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। रीज़न हमें क्या दिया गया है, रीज़न हमें बताया गया है 1956 का वो एक्ट, जिसके अंतर्गत क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज्ड सिंघली एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत सिंघली भाषा को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वे दोनों जो है करेक्ट हैं, यानी कि स्टेटमेंट ए भी सही है और रीज़न भी सही है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोनों जो है इसकी ऑप्शन सही है, और जो रीज़न है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स अमंग द फॉलोइंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो आंसर होगा डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, जिसमें हमें कॉलम जो दी गई है उसका मैच करना है किसके साथ। सबसे पहले हमें दी गई है यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में कौन सा जो एलिमेंट है वो इसमें शामिल होगा। यूनियन लिस्ट के अंदर डिफेंस जो है, रक्षा सिस्टम जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें जो फर्स्ट पेयर है वो डी कहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए और सी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड जो हमारा ऑप्शंस दिया गया है उसके अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर क्या दिया गया है, पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो स्टेट लिस्ट में क्या आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा। अब देखिए जो ए और सी है इन दोनों में ये मैच कर रही हैं। अब हमें और जो ऑप्शन है उनकी तलाश करनी होगी। जो कंकरेंट लिस्ट हमें दी गई है, समवर्ती सूची हमें दी गई है, उसके अंदर क्या इंक्लूड है, समवर्ती सूची के अंदर जो फॉरेस्ट है वो इंक्लूड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, जिसके अंदर बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके लिए हमारा आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज नोट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये होगा हमारा ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों ही पार्ट है किसके, गवर्नमेंट के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर हो जाएगा। इससे हमने नोट पूछा गया था इसलिए।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, जिसमें हमने बताना है केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला में जो है शिशु मृत्यु दर जो है वो कम पाई जाती है। इसका रीज़न हमें क्या दिया गया है? रीज़न दिया गया है केरला रीज़न हमें क्या दिया गया है? केरला हैज़ एडुकेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। केरला के अंदर जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और इसके साथ ही मेडिकल जो सुविधाएं जो उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं वो बहुत ही बेस्ट लेवल की हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट और रीज़न जो है वो सही है, और जो रीज़न हमें दिया गया वो किसकी? ऑप्शन नंबर ए जो है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाईएस्ट शेयर इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपी जो हमारी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर जो हो किसका है? ये हमारा हो जाएगा सेवा क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर जो जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शोज द हाईएस्ट शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट 2017-18 इन इंडिया। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट जो हमें सेक्शन सी दिए गए हैं इसके अंदर जो है हमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके आधार पर जो है हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इसमें बेसिकली मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, जो कृषि है उस पर जो खेती की जाती हैं अलग अलग एरिया में, इंडिया की जो स्टेट है वहाँ पर क्या माना जाता है, विश्व में इसके नाम जो है वो क्या क्या हैं वो इसमें हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं इनके क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, हाउ इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड विद झूमिंग। जो झूमिंग कृषि है वो किस पर एक तरीके से बेस्ड है? उसका आंसर होगा हमारा इट बेस्ड ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज कोनोको इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। किस कंट्री के अंदर इसे इस नाम से जाना जाता है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज रोका इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। ये जाना जाता है ब्राज़ील के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफाई द मेजर प्रॉब्लम ऑफ झूमिंग कल्टिवेशन। इसके अंदर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है? लो प्रोडक्शन होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, इन इंडिया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज बिवर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये जाना जाता है एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, जिसमें हमें कॉलम दिए गए हैं जिसको मैच करना है हमें। सबसे पहले हमें दिया गया है आंध्र प्रदेश, इसे जानते हैं पैदा के नाम से। इसके साथ ही जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उड़ीसा, यहाँ पर इसको जानते हैं पामा देवी के नाम से। इसके साथ ही जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राजस्थान में इसे किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में इसे जानते हैं वेलर के नाम से। और इसके साथ ही लास्ट जो ऑप्शन झारखंड दिया गया है वो उसे जानते हैं हम कुरवा के नाम से। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसके ऑप्शन देख लेते, क्वेश्चन देख लेते एक बार हम। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सेक्टर्स इज लक्ष्मी रिलेटेड टू। यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि जो लक्ष्मी है उसको क्या है, उसको नीड है, जो एरिया है उसके पास एग्रीकल्चर करने के लिए उसके पास जो है एक तरीके से सिंचाई की जो है वो उसको नीड है। तो फर्स्ट वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो किस सेक्टर से रिलेटेड है? वो हमारा होगा प्राइमरी सेक्टर से। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फार्मर्स इज लक्ष्मी रिलेटेड टू। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है मैरिगनल। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट सीन एट मैक्सिमम। ये सबसे ज़्यादा जो है एक तरीके से देखा जाता है कहाँ पर? एग्रीकल्चर में देखा जाता है। हाउ डज कंस्ट्रक्शन डैम्स एंड कैनाल्स क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन लार्ज नंबर्स इन रूरल एरियाज। जब डैम का निर्माण किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में तो वो किस प्रकार जो है रोज़गार उत्पन्न करते हैं बड़ी संख्या में? फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया हमारे? लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर नीडेड। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा संख्या में किसकी? इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन है हमारा, लार्ज नंबर ऑफ टेक्निकल आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी भी आवश्यकता पड़ती है, टेक्निक की भी जो है आवश्यकता होती है। सी हमें दिया गया है, एडजस्टमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनस्किल्ड लेबर।
जो ये हमारा ऑप्शन है वो अप्रोप्रिएट दिखाई पड़ता है, क्योंकि रोज़गार की तलाश में ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में, जिनके पास जो है जो इंजीनियर नहीं होंगे और उसके साथ ही टेक्नोलॉजी का उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर है वो एक तरीके से लेबर का काम करने के लिए जो है अप्रोप्रिएट इस टाइम के लिए माने जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग इरिगेशन फैसिलिटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? इसके लिए हमारा आंसर होगा इंक्रीज प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द इरिगेशन जनरली कम्स अंडर द पब्लिक सेक्टर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैनाल। हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में सोशल साइंस के सैम्पल पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी? तो ये कहाँ पर हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन? हमें ये देखने को मिला है सबसे पहले इंग्लैंड। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इंग्लैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वर मेनली ड्राइव इन यूरोप? किस प्रकार की सरकार जो है वो हमें यूरोप में देखने को मिली है? कब? आफ्टर द डिफीट, जब हार हो जाती है किसकी? ऑफ नेपोलियन की इन 1815, 1815 के अंदर जब नेपोलियन की हार हो जाती है तो कौन सी सरकार जो है वो अस्तित्व में आती है? तो सरकार आती है कंजर्वेटिव, यानी कि आंसर ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है वो सरकार में सत्ता में आती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि हमारा है, which one of the following group of countries collectively defeated Napoleon in 1815? कौन कौन से राष्ट्र जो थे वो सामूहिक रूप से लड़े थे किसके विरुद्ध? नेपोलियन के विरुद्ध, नेपोलियन को हराने के लिए। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है। इसमें कौन कौन से राष्ट्र थे? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि है हमारा, in which one of the following countries did the first liberalist nationalist upheaval take place in July 1830? यानी कि सबसे पहले हमें किस राष्ट्र में जो है लिबरलिस्ट, उदारवादी और नेशनलिस्ट जो एक तरीके से विद्रोह जो है वो देखने को मिला था जुलाई 1830 के अंदर? ये हमें देखने को मिला है फ्रांस के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग रिमार्क्ड? किसने ये कहा था? व्हेन फ्रांस नीज, जब फ्रांस छींकता है, द रेस्ट ऑफ यूरोप, जो बाकी का यूरोप है, कैच, उसको क्या हो जाता है? कोल्ड, उसको क्या है? सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये शब्द किसके थे? ये शब्द थे हमारे मैटरनिक के। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? जर्मनी के वास्तुकार जो है किसे कहा जाता है? जर्मनी का एक तरीके से यूनिफिकेशन किसने किया है, एकीकरण जो है वो किसने किया है? वो किया है बिस्मार्क के द्वारा किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओटो वन बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो कि है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैड सोट पुट टुगेदर ए कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर ए यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक ड्यूरिंग 1830s? मैज़नी के द्वारा जो है ये कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ओवर गेजिंग द मेन रीजन फॉर द लैंड डिग्रेडेशन? अतिचारण के कारण जो है किस राज्य में लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, भूमि क्षरण जो हो देखने को मिल रहा है? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द सोइल। हमें कौन सोइल जो है वो आइडेंटिफाई करना है। विच रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, जिसकी रेंज क्या है? वो रेड से ब्राउन कलर जो है वो देखने को मिलता है। और उसका नेचर कैसा है? सेलाइन इन नेचर, नेचर में कैसी है? वो सेलाइन है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है एरिड सोइल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स लेट्स टू मैक्सिमम सोइल इरोजन इन प्लेन्स? मैक्सिमम सोइल इरोजन का जो है वो रीज़न क्या है? मृदा अपरदन का सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है रनिंग वाटर को, यानी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है रनिंग वाटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जिसमें हमारा है, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैड कोज्ड सर्व लैंड डिग्रेडेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सबसे ज़्यादा जो है एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन
की वजह से वनों का जो लगातार काटा जा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, भूमि का निम्न स्तर जो है शरण जो है भूमि का, वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है, उड़ीसा के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो हमारा आंसर होगा विक्टर इमैनुअल सेकंड। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें कौन सा सब्जेक्ट जो है वो शामिल है। इसके अंदर हमारा आंसर होगा कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इंक्लूड इन द बेल्जियम मॉडल। बेल्जियम मॉडल के अंदर कौन सा जो एलिमेंट है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन, डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द गवर्नमेंट। डच और जो फ्रांस के जो बोलने वाले जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, उनको जो है इक्वली जो गवर्नमेंट में ट्रीट किया जाएगा। ये आंसर जो है वो हमारा सही है। सेकेंड में जो दिया गया है स्टेटमेंट, उसमें क्या है, मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी गई बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रदान की गई हैं। ये भी जो है वो एक्यूरेट है। थर्ड क्या दिया गया हमारे को, ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट। ब्रुसेल्स में क्या है, अलग सरकार है, इन विच जहाँ पर बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और वहाँ पर क्या है उनका अलग अलग जो है एक तरीके से प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है देयर इज़ ए कम्युनिटी। यहाँ पर जो है एक तरीके से कम्युनिटी है किस प्रकार की, गवर्नमेंट विच हैज़ स्पेशल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर स्पेशल पावर दी गई है किस लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है बेल्जियम के मॉडल में जो है एक तरीके से इंक्लूड नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है, अपने इंडिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एथनिक कम्युनिटीज इज ए मेजोरिटी इन श्रीलंका। ये कौन सा समुदाय है, ये हमारा हो जाएगा सिंगली समुदाय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिजनेस, व्यवसाय जो है वो किस में शामिल है, हमारा स्टेट लिस्ट के अंदर शामिल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, चलिए देखते हैं। एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट, एक्टिविटीज़ जो डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं किसकी, ऑफ प्राइमरी, जो प्राइमरी सेक्टर है, एंड सेकेंडरी सेक्टर कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, वो किसके अंदर आती हैं, तो वो हमारा हो जाएगा टर्सरी सेक्टर जो है वो हमारा तृतीय सेक्टर हो जाएगा। तो आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। जो हमारी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमें पहचानना है कि एकात्मक शासन व्यवस्था जो है उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है देर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए एकात्मक शासन व्यवस्था की बात हो रही है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शासन जो है, सत्ता जो है वो केवल एक ही हाथ में केंद्रीकृत होगी, न कि अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होगी, जो कि हमसे पहला ऑप्शन कह रहा है हमारे पास 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जबकि ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ये कहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर फेडरेशन एक तरीके से बात की जाए, संघात्मक शासन व्यवस्था जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर ये देखने को मिलता है, न कि एकात्मक शासन व्यवस्था का ये गुण है। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन। ये भी जो है वो किसका लक्षण है, एक तरीके से संघात्मक शासन व्यवस्था जो है हमारी उसी का लक्षण है। ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या दी गई है, ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। जो भी सरकार के अंग हैं उनका अलग अलग जो है क्षेत्राधिकार जो है वो एक तरीके से डिसाइडेड होता है। ये भी किसका लक्षण है, संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण है। जबकि हमसे पूछा गया है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये आंसर हमारे तीनों नहीं होंगे, बल्कि आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसके लिए निर्देशित होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से शासन की भूमिका में रहती है और उसी के द्वारा रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं। सरकार का स्तर जो है वो केवल एक ही स्तर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जिसमें पूछा गया है एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट
विकास के शुरुआती स्तर पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, कौन सा सेक्टर जो है वह द मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है किसके लिए, ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जा रही हैं तो उसके लिए सबसे पहला होगा हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट माना जाता है इनिशियल स्टेज पर डेवलपमेंट की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, जिसमें पूछा गया है एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड, जिसमें जो प्राकृतिक प्रोडक्ट है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, उत्पाद है, उसको चेंज किया जाता है किसके अंदर, इनटू अदर फॉर्म्स, दूसरे फॉर्म्स के द्वारा वो आते हैं, केम अंडर किसके अंदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, कौन से सेक्टर के अंदर आते हैं, वो सेकेंडरी जो हमारा एरिया है, सेकेंडरी जो सेक्टर है उसके अंडर आते हैं। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जिस है जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोडक्ट रिसीव्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर रिसोर्सेज कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, जिसके अंदर जो है एक्सप्लोइटेशन एक तरीके से देखने को मिलता है, वो कौन सा सेक्टर है, वो हमारा हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग वाटर लेवल इन इंडिया। तो इसके लिए आंसर होगा हमारा जो ओवर यूटिलाइजेशन है, अति उपयोग जो है, अति उपभोग जो है, एक तरीके से ज़्यादा यूज़ हम जब इसका कर रहे हैं तो एक तरीके से हमको देखने को मिलता है कि जो वाटर का लेवल है वो कैसा हो रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जिसमें क्या पूछा गया हमसे, चलिए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, यानी जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके अंदर कौन सा विषय जो है वो शामिल किया जाता है। इसके अंदर हमारा शामिल है ऑप्शन नंबर डी जो है मैरिज। चलिए आगे जो हमें रीज़न और स्टेटमेंट वाले जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जहाँ पर हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं, उसमें एजरेशन और रीज़न जो दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन इन पोलैंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज ऑन द पीपल, यानी कि जब रशिया के द्वारा जो है ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है किसको, पोलैंड को, जब तो क्या होता है, जो रशियन लैंग्वेज जो है वो उन पर इम्पोज कर दी जाती है, थोप दी जाती हैं ऑन द इट्स पीपल, और इसके लोगों को जो है विवश किया जाता है कि वो किस भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वो यूज़ करें किसका, रशियन लैंग्वेज का यूज़ करें। लेकिन इसके लिए हमें रीज़न क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। रीज़न हमें दिया गया है, द यूज़ ऑफ पोलिश सून केम टू ए सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने जो है एक तरीके से संघर्ष किया, विद्रोह किया रशियन के लोगों के विरुद्ध, और उन्होंने अपनी जो पोलैंड की जो भाषा थी, पोलिश भाषा थी, उसको एक तरीके से सिंबल बना लिया किसका, स्ट्रेंथ बना ली स्ट्रगल के लिए और रशिया के डोमिनेंस के अगेंस्ट। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो हमारी एक्यूरेट हैं, सही है, और जो हमारा रीज़न दिया गया है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा बोथ एजरेशन ए एंड आर ट्रू, और रीज़न जो है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, ए की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। रीड द फैक्ट्स रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल इन यूरोप ड्यूरिंग 1848 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। जब यहाँ पर विद्रोह हो रहा है यूरोप के अंदर 1848 में, तो वहाँ पर जो लिबरल्स हैं उनके द्वारा किस प्रकार जो है वो विद्रोह का क्रम रहा है, उसको हमें क्रम से लगाना है। सबसे पहले हमें दिया गया है एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क, जो मोनार्क की शासन व्यवस्था है उसको एक तरीके से उखाड़ फेंकना, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ही रहेगा। सेकंड हमें दिया गया है यूनिवर्सल मेल सफ्रेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड, ये जो है वो हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वर गिवन, महिलाओं को क्या है पॉलिटिकल राइट्स जो है वो प्रदान कर दिए जाते हैं। और लास्ट हमारा हो जाएगा फ्रीडम टू द प्रेस हैड बीन आस्क्ड फॉर, और प्रेस की फ्रीडम, यानी जो क्रम से ही जो है ये हमारे ऑप्शन जो है इसमें दिए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो फर्स्ट सेकंड और जो फोर्थ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल राइट्स और जो महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स देने की बात है उसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा पीछे दिखाई पड़ता है यूरोपियन समाज, और इसके साथ ही फ्रांस लगातार महिलाएं जो है किस प्रकार संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ती हैं, ये हमने चैप्टर में पहले भी डिस्कस किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, जिसमें दिया गया हमें व्यूवर्स इन सिलेसिया हैड
लेड ए रिवोल्ट अगेंस्ट कंस्ट्रक्टर इन 1845। 1845 के अंदर जो है उन्होंने एक विद्रोह जो हो रहा है सिलेसिया के अंदर उसको क्या किया है, लेड किया है। उसके बाद रीज़न हमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्टर हैड ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, उन्होंने उसकी पेमेंट जो है वो एक तरीके से उनको एक तरीके से रिड्यूस कर दिया गया था। और अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। जो भी स्टेटमेंट हमने डिस्कस की वो दोनों ही सही थी, और जो हमें रीज़न दिया गया है किस प्रकार उन्होंने पेमेंट को जो एक तरीके से रिड्यूस कर दिया था, जिसके कारण जो है एक तरीके से रिवॉल्ट देखने को मिला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा बोथ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, जिसमें पूछा गया हमसे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न एस्पेक्ट डिड द न्यू जर्मनी प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। तो इसमें क्या क्या शामिल है, इसके अंदर करेंसी, बैंकिंग और लीगल सिस्टम जो है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अंदर शामिल है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29, जिसके अंदर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इटालियन स्टेट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सार्डिया पिडमेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केवूर अमंग द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है ही वॉज इटालियन स्टेट्समैन, उसके बाद है ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन, ही वॉज टैक्टफुल डिप्लोमेट, और लास्ट है हमारा ही बिलोंग टू ए रॉयल फैमिली। जो तीन स्टेटमेंट है वो हमारी सही इसमें देखने को मिलती है कि उन्होंने क्या किया था, फ्रेंच लैंग्वेज को जो है एक तरीके से उन्होंने वरीयता दी है किस पर, जो इटालियन उनकी लैंग्वेज थी उस पर, और इसके साथ ही वो एक कुशल डिप्लोमेट माने जाते थे। और इटालियन जो है वो एक तरीके से स्टेटमेंट है, लेकिन वो एक रिच फैमिली से आते थे, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारी कैसी हैं, करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दी गई है, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नोट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपविल, यानी कि जो नेशन स्टेट का आइडिया आया है, जो नेशन स्टेट के लिए संघर्ष किए हैं, वो केवल एक मात्र अचानक घटना जो है वो नहीं घटित हुई थी। बिल्कुल सही बात है, इसके लिए काफ़ी लंबे समय तक जो है लोगों ने संघर्ष किया था, जो हमारी राजतंत्रीय शासन व्यवस्था है उसके विरुद्ध जो है लगातार कार्य किए थे, संघर्ष किया लोगों ने। तो ये अचानक हुई घटना तो बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। इसके लिए हमें रीज़न जो है वो क्या दिया गया था, रीज़न दिया गया है हमें एथनिक ग्रुप्स ऑफ ब्रिटेन एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस, जो एथनिक ग्रुप्स थे उन्होंने जो है ब्रिटेन में अपने प्रभाव को जो है एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था। तो ये दोनों जो है वो हमारे सही हो जाते हैं, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें हमसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कौन सा जो है रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की समस्या जो है वो नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, केवल कुछ ही लालची व्यक्ति जो हैं उनकी इंडिविजुअल्स की जो है इच्छाओं को के लिए क्या किया जाए, रिसोर्स जो है हमारे संसाधन जो है हमारा उनका एक तरीके से ह्रास किया जाए। इसके साथ ही सेकंड ऑप्शन हमें दिया गया है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, जो संसाधन है हमारे रिसोर्सेज हैं उसको केवल कुछ हाथों तक ही जो है सीमित हो जाना, यानी केवल कुछ लोगों तक उसकी पहुंच जो है वो रहना। इसके साथ ही हमें ऑप्शन दिया गया है सी, जिसके अंदर बताया गया है डिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं हमारे जो संसाधन है उनका जो है एक तरीके से अंधाधुंध जो है शोषण करना। ये तीनों जो है वो हमारे इसके अंदर जो है एक तरीके से आते हैं। प्रॉब्लम है ये किसकी, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की, लेकिन हमसे नोट पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो अगर होगा अगर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाने में सफल हो पाते हैं तो क्या होगी, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा और रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छे तरीके से विकसित रह पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, जिसके अंदर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैज़ कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि भूमि का जो क्षरण हो रहा है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी कॉमन जो है वो समस्या है। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, जो वनों को लगातार काटा जा रहा है वो इसके लिए जो है एक तरीके से उत्तरदायी माना जाता है। अगला जो हमें
स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है। फर्स्ट है हमारा, इंडियन फार्मर्स शुड डिवर्सली देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम cereals to high value crops. This will increase income, reduce environmental degradation simultaneously. यानी कि जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा जो फसलें जो है वो उगाई जा रही हैं, उनको अलग अलग पैटर्न के द्वारा जो है और अधिक वैल्यू जो हो इनके इंक्रीज की जा सकती है। रीज़न हमें क्या दिया गया है, ये जो है इनकी फार्मर्स जो है उनकी इनकम को जो है एक तरीके से इंक्रीज़ करेगी और एनवायरनमेंट में जो होने वाली जो समस्याएं हैं उनको समाधान के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। इसके साथ ही जो डिग्रेडेशन हो रहा है भूमि का वो भी जो है एक तरीके से काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड आर जो है वो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो रीज़न है वो हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर।